कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है सकल मूल्य वर्धित अर्थात दोस्तों GVA। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि GVA है क्या। जब किसी उत्पाद के मूल्य में उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो शेष राशि बचती है उसे GVA कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी उत्पाद है, अगर हम उसमें उसकी इनपुट लागत को घटा दें तो जो राशि बचेगी उसे ही GVA कहते हैं। GVA उत्पादकों की ओर से या आपूर्ति पक्ष से आर्थिक गतिविधि की स्थिति पेश करती है। अर्थात दोस्तों जो उत्पादक वर्ग के बारे में जो GVA है वो बतलाती है कि कितना उत्पाद हुआ है और उसे कितना फ़ायदा हुआ है। GVA किसी भी अन्य माप की तरह त्रुटिपूर्ण पद्धति के उपयोग किए जाने से उत्पन्न सुविधाओं के प्रति अति संवेदनशील है। अर्थात दोस्तों जो GVA है वो भी अन्य माप की तरह ये भी त्रुटिपूर्ण इसकी गणना की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे सकल मूल्य वर्धित अर्थात GVA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसे 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत है और इसे हेग सम्मेलन के अनुसार अंतर्राज्य दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करता है। इस कन्वेंशन को भारत ने 2003 में अनुमोदित किया था। देश में और देश के बाहर गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमित का कार्य करता है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन एक पुरुष लड़की को गोद लेने के पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है युद्ध अभ्यास के बारे में। तो जो अग्नि वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों वो है भारत और सिंगापुर के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो एक स्थान के बारे में है, वो है मोरे। दोस्तों यह जो है मणिपुर में स्थित है और भारत और म्यांमार की सीमा पर लगे एक सीमावर्ती शहर है। भारत जो है दोस्तों मोरे से ही म्यांमार और म्यांमार से होते हुए इंडोनेशिया के साथ भारत अपना व्यापार करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश का एर्रा मिट्टी डिब्बालू। तो दोस्तों ये जो है एक तटीय लाल रेत की एक टीले है जिसे आंध्र प्रदेश में एर्रा मिट्टी डिब्बालू कहते हैं और इसी तटीय लाल रेत के टीले को ही तमिलनाडु में दोस्तों टेरी मरुसल के रूप में जाना जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों है B-21 रेडार। तो अमेरिकी वायुसेना के लिए परमाणु क्षमता संपन्न विकसित एक लंबी दूरी का स्ट्राइक स्टील बॉम्बर है और इसे 2026-27 तक विकसित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है EOS-06 उपग्रह। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक महासागर अवलोकन उपग्रह है। इसरो और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से विकसित एक संचार पेलोड ARGOS को अंतरिक्ष में ले गया है। भारत की जो नीली अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं के लिए यह पेलोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो EOS-06 उपग्रह है वह एक महासागरीय अवलोकन उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप। तो ये दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो 2022 को पेरिस में भारत और फ्रांस के द्वारा यह घोषणा की गई है। दोस्तों ये तो घोषणा के द्वारा दोस्तों
कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है इस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों जो इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोग है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है मौद्रिक नीति समिति के बारे में है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति है क्या। तो केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन करने का अधिकार है। तो दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति का जो नियम बनाते हैं वो सभी बैंकों के लिए बाध्यकारी होती है। तो आइए दोस्तों इस समिति के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आरबीआई के गवर्नर इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब मौद्रिक नीति का प्रभावी डिप्टी गवर्नर होता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होंगे जिसे अर्थशास्त्र या बैंकिंग क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 सदस्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों एक समिति के बारे में है, वो है शांतिलाल समिति। तो दोस्तों ये जो समिति है महिलाओं के लिए व्यापक गर्भपात देखभाल का प्रस्ताव के लिए गठित किया गया है। तो दोस्तों जो शांतिलाल समिति है वह महिलाओं के गर्भपात से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेंट रेखा के बारे में। तो यह एक काल्पनिक विभाजन है जो दुनिया को अमीर उत्तर में विकसित देश और जो गरीब जो विकासशील देशों में विभाजित करता है। तो दोस्तों जो ब्रेंट रेखा है दोस्तों वो विकसित देश और विकासशील को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर इसी पर कुछ और अन्य लाइनों की बात करें दोस्तों तो उसमें है दोस्तों एक है मैग्नाइट लाइन जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और ऑर्डरनेस लाइन जो पोलैंड और जर्मनी के बीच है। अब ब्लू लाइन है दोस्तों लेबनान और इजराइल के बीच है, और जो ग्रीन लाइन है दोस्तों रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और तुर्की के बीच है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है एक स्थान के बारे में, वो है ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो कि त्रिपुरा में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि INSTC है क्या। इसे 2000 में भारत, रूस और ईरान द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें 210 और अन्य देश शामिल हुए हैं जिसमें है अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान शामिल है। तो दोस्तों ये जो गलियारा है वो भारत से प्रारंभ होकर रूस तक जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों चुनाव में जो जब्त राशि के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध वोटों की संख्या डाले गए वोट की कुल संख्या के 1/6 भाग से कम होगा। यदि दोस्तों किसी भी चुनाव में यदि वोट डाले हुए जो कुल वैध वोट है उनमें से यदि वो 1/6 भाग या उसका 6ठा भाग से यदि कम वोट प्राप्त करता है तो जो उसकी राशि है वो उम्मीदवार की जो राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है और चुनाव से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी राशि जो क्या करती है दोस्तों वापस कर दी जाती है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेती है या नामांकन चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। यदि एक आम चुनाव में उम्मीदवारों को एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो एक अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी और अन्य को जब्त कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक उम्मीदवार है जो 2 विधानसभा से या 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यदि वो दोनों में जीत भी जाते हैं तो उनमें से जीते या हारे जो भी हो उनमें से एक की राशि वापस की जाएगी और दूसरी की राशि को जब्त कर लिया जाएगा। एक से अधिक सदस्यों के चुनाव के मामले में कुल वैध मतों को वोटों की संख्या का 1/6 भाग होगा जिसे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से
विभाजित किया जाएगा। जैसे राज्यसभा का चुनाव वरीयता के आधार पर होता है। जैसे कि दोस्तों हमको मालूम है कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें वरीयता होती है कि पहले आप इसे देंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, यदि ऐसे में गणना करनी है तो जो कुल वैध मत है उसमें से जो प्राप्त करना होता है व्यक्तियों, जो 1/6 भाग वोट उसे प्राप्त करना होता है, तो उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाएगा और जिससे जो मत प्राप्त होगा उतना कम से कम उस उम्मीदवार को उतना मत प्राप्त करना होगा। यदि उससे उतना मत प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। तो दोस्तों ये थी चुनाव में राशि जब्त करने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जमात राशियाँ कि उनको किसको किसको कितनी कितनी लगती है। तो बात करें दोस्तों यदि हम लोकसभा और राज्यसभा सीट की, तो दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये है और SC/ST वर्ग के लिए 12,500 रुपये है। यदि विधानसभा और विधान परिषद की सीट की बात करें दोस्तों तो 10,000 रुपये सामान्य वर्ग के लिए है और 5,000 रुपये ST/SC वर्ग के लिए है। यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो जो जमानत राशि है दोस्तों वो है 15,000 रुपये। तो दोस्तों ये थे कुछ जमानत राशियाँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है अनुपूरक अनुदान। तो आइए दोस्तों इसको जान लेते हैं क्या है क्या। यह तब प्रदान किया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है। तो दोस्तों यदि किसी योजना या किसी परियोजना के लिए यदि राशि में कमी हो जाती है तो उसी के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संसद के द्वारा पेश की जाती है। इसे दोस्तों भारत की संचित निधि से निकाली जाती है और ये दोस्तों अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र है। तो दोस्तों ये थे अनुपूरक अनुदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह जनजाति के बारे में। वह दोस्तों मालम परदम जनजाति, जो कि दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। यह सुदूर जंगल में रहने वाली एक छोटे घुमंतू समुदाय का नाम है। मछली पकड़ना और जंगल में फल या अन्य खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना इसका कार्य है। तो दोस्तों जो माल परदम जनजाति है वो केरल राज्य से संबंधित है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह बाजरा उत्पाद से संबंधित है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारत दुनिया में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्व का 40% बाजरा उत्पाद करता है। भारत में उगाई जाने वाली बाजरा फसलों में सबसे अधिक हिस्सेदारी पर्ल बाजरा की है, जो कि विश्व में इसका स्थान प्रथम है। तो दोस्तों भारत जो है बाजरा उत्पादक में सबसे अग्रणी है। विश्व का 40% बाजरा भारत में उगाया जाता है और जो बाजरे की जो एक किस्म है पर्ल बाजरा, वो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित स्थान में भारत पहले स्थान पर आता है। बाजरा फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिशोधात्मक पूर्ण होती है और प्रकाश असंवेद फोटो इंसेंसिटिव होती है। बाजरे के सेवन से एनीमिया, पेलाग्रा जैसे स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। कुछ बाजरों के किस्म पशु चारकों के लिए उगाई जाती है। तो दोस्तों जो कुछ बाजरों के जो किस्म होती है उसे पशु चारों के लिए भी उगाई जाती है। भारत में यदि बात करें दोस्तों हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाजरा उगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे बाजरा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ छोटे छोटे तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। एक है दोस्तों निक्षय मित्र पहल। तो क्या है दोस्तों, वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे ही निक्षय मित्र पहल कहा गया है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों है टेलीमानस। यह पूरे देश में 24 घंटे मुक्त टेलीमानस सेवाएं अर्थात स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए शुरू की एक पहल है। विशेष रूप से दूरस्थ व निम्न क्षेत्रों के लोगों को देखभाल के लिए इसे शुरू किया गया है। तो जो टेलीमानस पहल है दोस्तों वो पूरे देश में 24 घंटे मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह लिसुलेन वेबर, जो कि एक सॉन्ग बर्ड है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हुकोतो आर। ये मिशन जो है दोस्तों चंद्रयान लैंडर जो जापान का है और इसे फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो जो दोस्तों जो हुकोतो आर है वो जापान का एक मिशन चंद्रयान है
लैंडर है जो फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वह है नव साक्षरता कार्यक्रम। तो दोस्तों 2022 से 2026 तक इसे चलाया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे दोस्तों 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के लिए इसे चलाया जाएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों 3200 फैतान आखिर है क्या। तो दोस्तों ये एक सक्रिय क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के करीब देखा गया है। तो दोस्तों जो 3200 फैतान है वो एक क्षुद्र ग्रह है जिसे सूर्य के करीब देखा गया है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला। तो दोस्तों जो एसिड अटैक के सर्वाइवर के दिशा निर्देश के लिए 2013 में इससे 2013 का ये मामला है दोस्तों लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला, और इसमें दोस्तों 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इस मामले से पहले यदि हम बात करें या फिर 2013 से पहले दोस्तों एसिड अटैक के मामले में कोई स्पष्ट कानून नहीं था दोस्तों, और न ही एसिड बिक्री या खरीद पर कोई प्रतिबंधित नहीं था। 2013 में जब लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला आया दोस्तों तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि एसिड की खरीद बिक्री को प्रतिबंध कर दिया जाए और साथ ही साथ जो एसिड अटैकर है उनको कम से कम 10 साल की सज़ा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला 2013 का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अग्नि 5। तो दोस्तों सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 चरणों के ठोस ईंधन वाले इंजन का प्रयोग करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सामरिक बल कमान जो देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है अग्नि 5 का संचालन करती है। तो दोस्तों जो अग्नि 5 मिसाइल है वह सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा निर्माण किया गया है और इसे सामरिक बल कमान के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आए दोस्तों कुछ चर्चा में रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उससे संबंधित स्थान पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो गुजरात में है। कलपकम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है। नौरेला परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों एक कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्थापित राज्य हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ईगल अधिनियम। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों इस अधिनियम का लक्ष्य रोजगार पर प्रतिदेश वाली सीमा को समाप्त करके अमेरिका नियोक्ताओं को जन्म स्थान के बजाय योग्यता के आधार पर अप्रवासी को काम रखने पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा प्रदान करना है। तो दोस्तों जो ईगल अधिनियम है दोस्तों इस अधिनियम का जो लक्ष्य है दोस्तों प्रतिदेश वाली सीमा करके जो अमेरिका में नियोक्ता को जो जन्म के बजाय योग्यता के आधार पर जो अप्रवासी को काम में रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों अमेरिका में जो है जन्म के आधार पर ही उसकी नागरिकता मिल सकती है, इसलिए वहाँ जो अप्रवासी भारतीय हैं वहाँ नागरिकता लेना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसीलिए उसको ध्यान में योग्यता के आधार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ईगल अधिनियम बनाया गया है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हूच। हूच उसे कहते हैं दोस्तों जो खराब शराब को हूच कहा जाता है। यह अलास्का के मूल जनजाति हुइचो से बना है। तो जो हूच शब्द है दोस्तों वो एक प्रकार की खराब शराब को कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ग्लाइकोफेट है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पौधों की पत्तियों पर इसका प्रयोग होता है। महाराष्ट्र असम में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ग्लाइकोफोरेट दोस्तों एक खरपतवार को नष्ट करने के लिए पौधे और पत्तियों के लिए कीटनाशक है। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है सृजन पोर्टर। तो दोस्तों रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के स्वदेशीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बनाने हेतु सृजन पोर्टल का लाया गया है। तो दोस्तों जो रक्षा संबंधित क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों है ग्रीन वॉशिंग। तो एक ऐसी निराधार दावे करना है जो उपभोक्ता को ये विश्वास दिलाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है और फेक दावा करना है।
तो दोस्तों कोई भी कंपनी जो फेक दावा करती है कि जो हमारे उत्पाद है वो पर्यावरण के अनुकूल है, इसी को ही ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों 3x3 लक्ष्य। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के संदर्भ में देखा जाता है। 2030 तक 30% भूमि और 30% समुद्री तटी की रक्षा हेतु ये प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों जो 3x3 लक्ष्य है वह 30% भूमि और 30% समुद्री तटी की रक्षा हेतु एक प्रतिबद्ध है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संदर्भ में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह न्यायालय के अवकाश से संबंधित है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो उच्च न्यायालयों के पास सेवा नियम के अनुसार अपने कैलेंडर की संचालन करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक विशेष पीठ है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति मलिमत समिति के सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि को कम की जानी चाहिए। कोर्ट में दोस्तों ग्रीष्मकालीन अवकाश की 7 सप्ताह यानी 49 दिनों के होते हैं। न्यायालय की छुट्टी को कम करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 225 के तहत इसे शक्तियाँ प्राप्त है कि वह कोर्ट के कामकाजों और सुविधाओं के संबंध में नियम बना सकती है। तो दोस्तों जो न्यायालय के नियम या छुट्टियों के संबंधित जो है वो नियम बनाने का अधिकार समय केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो स्वयं अपने नियम बना सकते हैं। इसी में इसकी बैठकें और अवकाश शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को भी कार्य दिवस नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे भारत के जो न्यायालय में अवकाश के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्वाट, सर्वेश वाटर एंड ओशन टेप्रोग्राफी उपग्रह। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर है क्या। इसे संयुक्त रूप से नासा और कैडियम स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह महासागरीय नदियों झीलों का व्यापक अध्ययन करने के लिए उपग्रह है। 21 दिनों में कम समय में 2 बार पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगा सकती है। तो दोस्तों जो स्वाट है सरफेस वाटर एंड ओशन टेलीग्राफी उपग्रह, इसे संयुक्त रूप से नासा और कैनेडियन और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है और यह एक महासागरीय अध्ययन करने वाले एक उपग्रह है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है INS मोरमुगांव। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे निर्मित किया गया है और यह जो है स्थिर गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। जो प्रोजेक्ट 15B है दोस्तों, इसके तहत 4 प्रमुख जहाज को निर्मित किया जा रहा है, जिसमें है विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। ये 4 प्रमुख शहरों के नाम से विकसित किया जा रहा है। यदि दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट 15A के बारे में, तो भारतीय नौसेना ने 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इसके द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें है INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये थे प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक पहल। तो आइए दोस्तों क्या इसे जान लेते हैं। तो इसे 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। तो दोस्तों जो हिंद प्रशांत आर्थिक पहल है उसे 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसमें दोस्तों 4 विषय रखे गए हैं। वो है निष्पक्ष लचीला व्यापार,
आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और कर भ्रष्टाचार विरोध पर बल दिया गया है। दोस्तों यदि इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 14 सदस्य हैं, जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों ये थे समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक पहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है गार्जियन रिंग कार्यक्रम। योग को एकीकृत शक्ति प्रदर्शित करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ कुछ देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक अभ्यास है। तो इसे दोस्तों गार्जियन रिंग कार्यक्रम कहा गया है। तो जो गार्जियन रिंग कार्यक्रम है दोस्तों योग से संबंधित है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है IDX पहल। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर IDX पहल है क्या। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों जो MSME, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स और शिक्षाविदों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों जो IDX पहल है इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो MSME सेक्टर और स्टार्टअप के व्यक्तियों को रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। सरकार द्वारा दोस्तों इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे रक्षा नवाचार संगठन DIO द्वारा वित्त पोषित और प्रतिबंधित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे IDX पहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ चर्चा में रहे मार्शल आर्ट पर बात करते हैं और उससे संबंधित राज्यों की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि इन बुआन रेसलिंग की बात करें तो ये मिजोरम का एक मार्शल आर्ट है। यदि परिखंडा की बात करें दोस्तों तो ये बिहार का एक मार्शल आर्ट है जिसे राजपूतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि थांग ता की बात करें दोस्तों तो यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। सिबलम की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है जिसमें लाठी कला प्रदर्शित किया जाता है। यदि लाठी खेला की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल का एक मार्शल आर्ट कला है। और गटका की बात करें दोस्तों तो ये पंजाब का एक मार्शल आर्ट कला है जिसे सिखों द्वारा किया जाता है। यदि कल्लारी पट्टू की बात करें दोस्तों तो एक केरल का मार्शल आर्ट है। और स्काई की बात करें दोस्तों तो एक कश्मीर का एक मार्शल आर्ट है। तो दोस्तों ये थे चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट और संबंधित राज्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है केकी मिस्त्री समिति के बारे में। तो दोस्तों इसे सेबी द्वारा गठित किया गया है और ये दोस्तों शेयर बायबैक के विषय से संबंधित है। दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है नई रोशनी पहल। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। तो दोस्तों जो नई रोशनी पहल है वो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसमें दोस्तों 18 से 65 वर्ष तक की महिलाएं इसके पात्र हैं। यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत आती है। यह प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन अर्थात दोस्तों PM विकास योजना का एक घटक है और इसे दोस्तों 2012-13 में प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये थे नई रोशनी पहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह भारत में शीर्ष बायोटेक नियामक निकाय है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। इसके पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लोगों के निकाय के खिलाफ दंडात्मक कार्य करने की शक्ति है। तो दोस्तों जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है वह एक वैधानिक निकाय है जो कि पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये भारत में शीर्ष बायोटेक नियामक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लोगों को दंडात्मक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों GM फसलों के उपयोग में जारी करने के लिए इसकी मंजूरी अनिवार्य है।
इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और कार्यों के तहत बनाए गए खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से तैयार जीवों, कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के तहत किया गया है। तो दोस्तों ये थे जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की शुरुआत हुई थी। इस योजना में दोस्तों 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 को इसमें विलय कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों कोविड-19 के दौरान दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में विलय कर दिया गया है। इसके तहत दोस्तों जनवरी 2023 से अगले एक वर्ष तक उनकी पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो जनवरी 2023 से पूरे एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी सभी व्यक्तियों को 35 किलो अनाज। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हित के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर ये स्थित है। प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है दोस्तों। तो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है और जो ये है प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है और इसे 1981 में विश्व स्थल विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसे दोस्तों ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, यदि आप अंतरिक्ष से भी इसे देख सकते हैं और यह जियो द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। दोस्तों इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। तो दोस्तों ये थे प्रवाल भित्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है उड़ान के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो जो उड़ान है दोस्तों वो राजस्थान के वन को कहते हैं। उड़ान पवित्र उपवन और चारागाह भूमि है। आमतौर पर यह मंदिरों के सटे हुए हैं और जहाँ कोई खेती नहीं होती है और वनस्पतियों और जीवों को बढ़ाने की अनुमति है। तो दोस्तों उड़ान जो है दोस्तों वो राजस्थान के वन है, जहाँ पर जो कि एक पवित्र वन या एक चारागाह भूमि है। ये वन तो दोस्तों अक्सर मंदिरों के किनारे सटे हुए होते हैं और जिस पर खेती की कोई अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों वनस्पतियों और जीवों को बढ़ने की अनुमति होती है। यहाँ पर कभी कभी पेड़ नहीं काटे जाते और यह क्षेत्र किसी का नहीं है। राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक प्राकृतिक आवास है और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दोस्तों IUCN में गंभीर लुप्त प्रजाति के रूप में संरक्षित है। राजस्थान के 25,000 से भी ज़्यादा उड़ान है और उड़ान में सूखे के दौरान समुदाय और ऊँट, भेड़ों और बकरियों के झुंड के लिए भोजन और चारा को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये थे उड़ान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है एम्परर पेंगुइन के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो IUCN में इसका जो स्थान है वह संकटग्रस्त या नियर थिएटर है। यह सभी जीवित पेंगुइन प्रजाति की सबसे लंबा और सबसे भारी है। यह एकमात्र पेंगुइन समिति है जो अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान प्रजनन करती है और यह आर्कटिक में के लिए एक स्थानिक है, केवल यहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो एम्पर पेंगुइन है वो IUCN में संकटग्रस्त के रूप में है और यह दोस्तों जो अपने जो जीवित पेंगुइन प्रजाति में सबसे लंबा और सबसे भारी है और पेंगुइन की एकमात्र प्रजाति है जो आर्कटिक के सर्दियों के दौरान प्रजनन करती है और ये दोस्तों आर्कटिक में का एक स्थानिक जीव है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है प्रसाद योजना के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि प्रसाद योजना है क्या। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया है। 2014-15 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प
और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों जो प्रसाद योजना है उसे 2014-15 में तीर्थ यात्रा के कायाकल्प और उनके राष्ट्रीय मिशन के लिए प्रारंभ किया गया है। और दोस्तों ये जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है। 2017 में दोस्तों इसका नाम बदलकर प्रसाद योजना कर दिया गया है और यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इस योजना में धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने, संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों की पहचान और उसको विकास पर केंद्रित है। तो दोस्तों जो प्रसाद योजना है वो केंद्र क्षेत्र की योजना है और जो कि धार्मिक स्थलों को के विकास और उसका कायाकल्प करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है बम चक्रवात। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। बम चक्रवात को विस्फोटक उत्पत्ति वाले चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मौसमी परिघटना है जो तब घटित होती है जब निम्न दाब वाली प्रणालियों के तहत वायुमंडलीय दाब में तीव्र और अत्यधिक गिरावट होती है। दाब के इस तीव्र गिरावट के दौरान तेज हवाएं पवन प्रवाह होती है। इससे भारी हिमपात, तीव्र प्रवाह और तूफान सहित विनाशकारी मौसम घटना हो सकती है। तो दोस्तों जो बम चक्रवात है वो विस्फोटककारी चक्रवात होते हैं जो कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। बम चक्रवातों की उत्पत्ति आमतौर पर सर्दियों महीनों में होती है, लेकिन अन्य मौसम में भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर दोस्तों वे सर्दियों के मौसम पर उत्पन्न होती है। बम चक्रवात अधिकतर मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दोस्तों पूर्वी USA, यूरोप और एशिया। तो दोस्तों ये थे बम चक्रवात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है इंडियन कछुए के बारे में। तो जाइए दोस्तों जान लेते हैं इंडियन स्टार कछुआ। तो IUCN में दोस्तों इसे सुभोध्य या वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है और जो साइट की सूची 1 में इसे शामिल किया गया है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 4 के तहत संरक्षित किया गया है और ये दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के सूखे क्षेत्रों और झाड़ी वाले वनों में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है। तो दोस्तों जो इंडियन स्टार कछुआ है वो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस सुभेद्य है और इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सागर भूमि। तो स्वदेशी रूप से विकसित सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है। तो जो सागर भूमि है दोस्तों वह स्वदेशी रूप से विकसित एक सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है समर्थ योजना। तो ये दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार ने युवाओं को कपड़ा उत्पाद की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करती है। तो जो समर्थ योजना है दोस्तों वो कपड़ा उत्पादन से संबंधित है, जो युवाओं को इसमें प्रशिक्षित करती है और इसे 2017 में प्रारंभ किया गया है और इसमें अब तक 18 राज्य शामिल हुए हैं। इसके तहत दोस्तों हस्तकला, धातुकला, हथकरघा, बुने हुए कपड़े, तैयार परिधान, कालीन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऑपरेशन ग्रीन योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित एक पहल है जिसे ऑपरेशन ग्रीन योजना कहते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों युक्त धारा पोर्टल। मनरेगा से संबंधित ये पोर्टल है। इसे इसरो द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो दोस्तों जो युक्त धारा पोर्टल है वो मनरेगा से संबंधित एक पोर्टल है जिसे इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों है परिसीमन आयोग। तो दोस्तों ये अक्सर न्यूज में रहता है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन आयोग है क्या। तो परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा, विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। तो जो परिसीमन जो अधिनियम है दोस्तों वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत लागू किया जाता है।
परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों जो परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि दोस्तों इसकी संरचना के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, और जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन संबंधित आयुक्त। यदि दोस्तों इसके सहयोगी सदस्य की बात करें तो प्रत्येक राज्य में 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें 5 लोकसभा के सदस्य और 5 संबंधित राज्यों के संबंधित विधानसभा के सदस्य होंगे। तो दोस्तों इसमें जो सदस्य होंगे वो 10 हो गए, जिसमें से 5 लोकसभा के होंगे और 5 संबंधित राज्य के सदस्य होंगे, जहां पर इसका निर्धारण किया जाएगा। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा के स्पीकर तथा संबंधित राज्यों के विधानसभा के स्पीकर द्वारा नामित किया जाएगा। यदि लोकसभा के 5 सदस्य हैं दोस्तों तो लोकसभा के स्पीकर से चुनेगा, और संबंधित राज्य की विधानसभा से सदस्य होंगे तो उसे संबंधित राज्यों के जो विधानसभा के जो स्पीकर होंगे उसके द्वारा चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग की आवश्यकता पड़ने पर निम्न अधिकारियों को भी बुला सकता है। तो दोस्तों इस सदस्यों के अलावा और कोई भी सदस्य है जिसे परिसीमन आयोग अपनी सहायता प्राप्त के लिए बुला सकता है, जैसे कि दोस्तों भारत के महासर्वेक्षक को, पंजीयन एवं जनगणना आयुक्त को, भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ हो, या केंद्र या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी हो जिसे जरूरत पड़ने पर परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष है उसे बुला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे परिसीमन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है ध्रुवी भंवर के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर ध्रुवी भंवर है क्या। तो ध्रुवी भंवर समताप मंडल में निम्न दाब युक्त चक्री परिभ्रमण है। तो दोस्तों जो हमारे समताप मंडल में जो निम्न दाब के कारण उत्पन्न जो चक्री भंवर है उसे ही ध्रुवी भंवर कहा जाता है। जो ध्रुवी भंवर है दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर वामावार और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणावार घूमता है। अर्थात दोस्तों जो ध्रुवी भंवर है वो उत्तरी ध्रुव पर वामावार और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणावार घूमता है। ध्रुवी भंवर की जो परिघटना है दोस्तों वो शीत ऋतु में उत्तरी ध्रुव पर घटित होती है। ध्रुवी भंवर का जो निर्माण है दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र व मध्य अक्षांशों के बीच तापीय विभेदन के कारण होता है। तो दोस्तों जो ध्रुवी ध्रुवीकरण का जो निर्माण है उसका जो कारण है वह तापीय विभेदन। एक ध्रुवी भंवर सर्दियों के दौरान अपने उच्चतम और गर्मियों के दौरान अपने सबसे कम ताप पर होता है। तो दोस्तों जो ध्रुवी भंवर होते हैं वो सर्दियों में अधिक होते हैं और गर्मियों में कम होते हैं। तो दोस्तों ये थे ध्रुवी भंवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये थे दोस्तों दिसंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।